हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आपकी देखी थी यूनिट नंबर 4 इकाई नंबर 4 की हमने बात की थी, जो कि क्या है आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ओके। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी इकाई नंबर 5, आपकी यूनिट नंबर 5, जो कि है सबसे लंबी यूनिट, आपकी बहुत लंबी यूनिट है एंड आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट भी। ठीक है, सवाल आपको देखने मिलते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं वो है, हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है अभी हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, अधिगम, लर्निंग, स्मृति तथा विस्मरण, फॉरगेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है आपका ध्यान। ये क्या है? ये है आपका अटेंशन। अटेंशन के स्वरूप क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कौन कौन से अटेंशन होते हैं? एक्सोजिनस, एंडोजिनस, डिविडेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी अटेंशन होते हैं आपके, उनके स्वरूप के बारे में बात करनी है। और यहाँ पे दिया है आपको ध्यान के मॉडल्स। ठीक है, ध्यान के कौन कौन से मॉडल हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपको मालूम है अटेंशन के मॉडल्स, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। केवल आप उनको मॉडल्स पढ़िए, किसने दिया उतना पढ़िए, उतने से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उतना डिटेल में सवाल पूछा नहीं उन्होंने यहाँ से, और एक लाइन में ही केवल उन्होंने अटेंशन को ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ध्यान, ध्यान के स्वरूप, ध्यान के मॉडल्स, तो आपको केवल ये पढ़ना है अटेंशन क्या है, अटेंशन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ध्यान के मॉडल्स कौन कौन से हैं। बस, उससे ज़्यादा आप समय यहाँ पे ज़ाया ना करें। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे प्रत्यक्षण के बारे में। प्रत्यक्षण क्या होता है? प्रत्यक्षण हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है, जैसे आप ये कैसे परसेप्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, ओके। तो प्रत्यक्षण के अध्ययन के उपागम, परसेप्शन को समझने के लिए कौन कौन सी अप्रोच है, वहाँ पे आपकी गेस्टाल्ट तथा शारीरिक उपागम की बात हो रही है। ठीक है, तो वो आपको जानना है, गेस्टाल्ट अप्रोच और शारीरिक उपागम में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आपका प्रत्यक्षणात्मक संगठन है ना, हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं चीज़ों को, उसमें गेस्टाल्ट की क्या भूमिका है, क्या क्या बताया है उन्होंने। संगठन के नियम की बात हो रही है, 5-6 जो भी नियम है सी वाले, उसको आप याद कर लें, उतने नियम कौन से हैं, क्या नियम में क्या होता है। ठीक है, तो उतने से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये संगठन के नियम आपको 2022 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया था। 21 में थोड़ा टफ सवाल था, 22 में आसान पूछा है, इस बार शायद नहीं पूछा है 23 में, लेकिन पहले भी संगठन के नियम, ये तो उनको फेवरेट हो जाता है, यहाँ से वो पूछते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, संगठन के नियम कौन कौन से हैं उसको आप नोट कर लें, याद कर लें सुबह शाम बैठ के। फिर आती है आपकी आकृति पृष्ठभूमि। 2023 में आसान सा सवाल पूछा गया आपसे आकृति पृष्ठभूमि के बारे में। सीधा सीधा देखिए, यहाँ से सवाल आपको मिला है फिगर ग्राउंड परसेप्शन से। ठीक है, देन आपका गेस्टाल्ट तो मालूम ही है, होल की बात करनी है। फिर है आपका प्रत्यक्षणात्मक स्थैर्य, यहाँ से भी आपका आमाप, आकार तथा रंग और भ्रम, इल्यूजन में कौन कौन से इल्यूजन है वो सब पूछते हैं वो। ठीक है, और आकार और रंग, शेप और साइज, कंसिस्टेंसी का इस बार सवाल पूछा गया 2023 में। ठीक है, और इसी प्रकार से वो पूछते रहेंगे आगे भी, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, और आमाप वगैरह यहाँ पे पढ़ना है आपको। प्रत्यक्षणात्मक स्थैर्य, यानी कि ये दो चीज़ें मोस्ट IMP है, इनको आप ध्यान रखें, इनको आप याद कर लें, रट लें, जैसा भी करना है आपको, या फिर आप समझ लें। ठीक है, ओके। फिर आता है आपका यहाँ पे अभिरूप, गहराई तथा गति का प्रत्यक्षण। ये भी बात हो रही है आपकी डेप्थ परसेप्शन की। यहाँ पे 2020 में एक सवाल था डेप्थ परसेप्शन के ऊपर, 3D फिगर वाला, और यहाँ पे गति का प्रत्यक्षण वगैरह आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आगे हो सकता है आपसे पूछा जाए। फिर यहाँ आता है प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणा तथा अधिगम की भूमिका। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपेंड कर सकता है प्रत्यक्षण के अंदर मोटिवेशन क्या होना चाहिए, अधिगम क्या होना चाहिए। तो इससे जो सवाल बनेगा बहुत ही एब्सर्ड बनेगा, उसके लिए आपको अपना जो दिमाग लगाना नहीं है एक्स्ट्रा का। आप अगले पे आइए, यहाँ पे पढ़िए आप संकेत अनुसंधान का सिद्धांत। ये क्या चल रहा है यहाँ पे आपकी? ये चल रही है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की बात चल रही है यहाँ पे, संकेत अनुसंधान का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर 2 बेसिक चीज़ें हैं, आपको केवल उतना मालूम होना चाहिए, कब होता है कब नहीं होता है, बस उतना में काम खत्म। अवधारणाएं तथा अनुप्रयोग, उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम? खेल में, गार्डन में, बच्चों के साथ, पार्टी में, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? शादी पार्टी में। फिर आता है आपका ऊर्ध्वपातन प्रत्यक्षण तथा संबंधित कारक। ठीक है, और जो आपका ऊर्ध्वपातन प्रत्यक्षण है वो क्या है? वो है आपका सबलिमिनल। अब जल्दी समझ में आएगा, सबलिमिनल परसेप्शन की बात हो रही है, यानी कि थ्रेशोल्ड के नीचे ही वो प्रत्यक्षण जो है हम परसीव कर पा रहे हैं चीज़ों को। 2023 में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था।
ठीक है, 20 में या 22 में भी पूछा गया है सबलिमिनल परसेप्शन से, यानी कि आपका ऊर्ध्वपातन प्रत्यक्षण से। संबंधित कारक प्रत्यक्षण का सूचना प्रक्रमण उपागम संस्कृति तथा प्रत्यक्षण। ठीक है, कल्चरल प्रत्यक्षण में क्या होता है आपका, दो मालूम है, इंडिविजुअल और कलेक्टिविस्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लोग जो किस प्रकार से प्रत्यक्षण करते हैं चीज़ों को, इंडिविजुअल वाले करते हैं, और ये किस प्रकार से करते हैं सामूहिक वाले, वो आपको ध्यान देना है। फिर आता है आपकी प्रत्यक्षणात्मक शैलियाँ, पैटर्न्स की पहचान, प्रत्यक्षण पर पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। ठीक है, तो वो सब जाने दीजिए आप, ये इतना ध्यान रखिए, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है कहानी आपकी अधिगम प्रक्रिया की। ये आप पढ़ते आ रहे हैं कहाँ से, 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं। एंड देन फिर आपने पढ़ा बीए में भी इसको, मास्टर्स में भी पढ़ा आपने इसको। ठीक है, फिर भी अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही है। मूलभूत सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक, गुथरी और हल ने क्या कहा। हल के बारे में पूछ लेते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में पूछते हैं, इस बार भी पूछा था। फिर आता है आपका शास्त्रीय संगीत नहीं शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग की पद्धति क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, दृश्य घटना, संबंधित मुद्दे, आईएमपी हर बार पूछते हैं आपसे। ठीक है, कौन सी कंडीशनिंग कब होती है, कौन सी कंडीशनिंग पहले होती है बाद में होती है। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास नैमित्तिक अधिगम, किसने दिया है, ये बंडूरा ने शायद, है ना। ओके, दृश्य घटना, रूपावलियाँ तथा सैद्धांतिक मुद्दे, इसके अंदर आपको बताना है कब क्या क्या हुआ, वो सब आपको बताना है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। फिर आता है आपका इम्पॉर्टेंट, इस बार शायद नहीं पूछा उन्होंने यहाँ से, पुनर्बलन। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है आपका रीइंफोर्समेंट। चूहे को रखा है मेज़ के अंदर, लेकिन चूहा जो है बाहर कब जाएगा, जब वहाँ पे उसको क्या हो, वहाँ पे उसको चीज़ मिलेगी कोई। ठीक है, चीज़ ये वाली, ठीक है, चीज़ मिलेगा तो ये चूहा है बाहर जाएगा, अदरवाइज वो बोलेगा अरे हमारा मियाँ हटाइए, कौन जाएगा बाहर। ठीक है, तो आधारभूत परिवर्त्य तथा अनुसूचियाँ क्या क्या होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आईएमपी है। लगभग 21 में, 20 में, 19 में सवाल आता ही था यहाँ से। अब ये शायद यहाँ पे कम कर दिया है इन्होंने सवाल, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जाता था, हो सकता है आगे आपको ये रिपीट करेंगे। फिर है व्यवहार आशोधन और इसके अनुप्रयोग, अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम। ठीक है, ये आता है आपका अव्यक्त अधिगम और प्रेक्षणात्मक अधिगम। आ गए हमारे बंडूरा जी, स्किनर जी। प्रेक्षणात्मक अधिगम, लर्निंग किस प्रकार से होगी, देखने से केवल। ठीक है, और ये है आपकी अव्यक्त अधिगम, ये चल रही है आपकी कौन सी, लेटेंट लर्निंग। ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत एक ही जैसी चीज़ें हैं। ये है आपका वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग और विभेदात्मक अधिगम। वाचिक अधिगम से सवाल पूछते नहीं हैं, काफ़ी समय से पूछा नहीं है, तो आगे हो सकता है पूछे, लेकिन अभी तक इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, और विभेदात्मक अधिगम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कब हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर यहाँ बात कर रहे हैं अधिगम के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, अधिगम का, तंत्रिका तंत्र का, शरीर विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ के लिए परेशान नहीं होना है, आपका सिलेबस छोटा हो रहा है, मतलब पूछेंगे नहीं तो फालतू यहाँ पे क्यों आपको वो करना है। ठीक है, शरीर विज्ञान छोड़िए, जो है काम का है उसको पढ़िए। अगला आता है आपके पास स्मृति एवं विस्मरण के बारे में। ठीक है, स्मृति एवं विस्मरण, स्मृति प्रक्रिया, कूट संकेतन, भंडारण और प्रतिनयन, ESR एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल की बात करनी है आपको। ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं मेमोरी काफ़ी समय से, इसमें ध्यान देने योग्य बातें जो है यहाँ पे कि ये अगर सवाल आएगा तो बेसिक सवाल आएगा, सबसे बन जाएगा, कोई भी 2 नंबर छोड़ेगा नहीं। संवेदी स्मृति ये काम का है, अल्पकालिक स्मृति आपका STM वर्किंग मेमोरी की बात हो रही है, दीर्घकालिक स्मृति LTM की बात हो रही है, ज्ञापक, घटनाजन्य तथा शब्दार्थ विषयक, कार्यविधिक। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी काम की चीज़ें, इतना आप पढ़ लेंगे। अच्छा, ये है आपका विस्मरण के सिद्धांत, फॉरगेटिंग, भूलते क्यों हैं हम, शायद इस बार उन्होंने एबिंगहाउस वगैरह का नाम पूछा था या पहले पूछा था, तो वो पूछते हैं। व्यतिकरण क्या है, प्रतिनयन, विफलता, हास, अभिप्रेरित विस्मरण। ये मोटिवेट फॉरगेटिंग से 22-23 में भी सवाल था, 21 में या 22 में भी इन्होंने कुछ सवाल पूछा है यहाँ से कि हम क्यों चीज़ों को भूलना चाहते हैं, अभिप्रेरित विस्मरण क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं वो, और ये वो पूछते भी हैं। ठीक है, तो ये थी आपके कंप्लीट यूनिट नंबर 5। चलिए यूनिट नंबर 6 भी यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ये है आपकी यूनिट नंबर 5 और ये है अब आपकी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 आपको बताया था लिंक करती है कहाँ पे, यूनिट नंबर 3 के साथ। अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इकाई नंबर 6 की बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6, जो कि आपकी चिंतन, थिंकिंग सवाल आता है, बुद्धि सवाल आता है, सृजनात्मकता सवाल आता है। ठीक है, तीनों ही टॉपिक से आपको अलग अलग सवाल देखने मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले विचार, आपके जो थॉट है ना, उसकी क्या प्रक्रम है, क्या प्रोसेसिंग है, पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या बताया है, साहचर्यवाद ने, गेस्टाल्ट ने, सूचना प्रक्रमण, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल। ठीक है,
छोड़ दीजिए ये सब, कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। यहाँ से हार्डली आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, बनेगा तो सबसे बनेगा। परेशान नहीं होना है। संप्रत्यय निर्माण ये इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसकी आपको बात करनी है। यहाँ पे नियम, प्रकार तथा कार्य नीतियाँ देखनी है। चिंतन में संप्रत्यय की भूमिका, थिंकिंग में आपका जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से फॉर्म होता है, ठीक है। यहीं से धीरे धीरे एंट्री होने लगेगी कुछ साइकोलॉजिस्ट की, उनकी बारे में बात करेंगे। तर्कना के प्रकार, ये आपको सवाल पूछा गया 22 में, 23 में, 20 में, 19 में, लगभग हर बार सवाल पूछ रहे हैं आपको यहाँ से, ठीक है। तर्कना के प्रकार, किस प्रकार से रीजनिंग होनी चाहिए। देन मोस्ट IMP, भाषा और विचार, लगातार 22 में रिपीट, 23 में रिपीट, सेम सवाल रिपीट किया है। कौन बोलता है PYQ नहीं आते, ठीक है। PYQ करना है आपको, 22 में रिपीट हुआ है, 23 में भी रिपीट हुआ है सेम सवाल, बस थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया, लेकिन रिपीट तो हुआ है सेम सवाल, ठीक है। भाषा और विचार मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उसके बीच में और थॉट के बीच में क्या लिंक है, उसके लिए कौन कौन से आपके हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, वो सब भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। केवल 2 शब्द देखिए, ये मत सोचिए इतने में हो गया, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। बताया ना, 6 चीज़ें पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, उन 60 चीज़ों को समझना होगा। बस वैसी ही बात यहाँ पे लगती है, 2 है तो आपको और 20 चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। बस इतना ही हो जाता है डिटेल में सब्जेक्ट आपका। फिर बात करेंगे यहाँ पे समस्या समाधान के बारे में, प्रकार, कार्यनीतियाँ तथा अवरोध, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनहिबिशन से पहले सवाल मिलता था, समस्या समाधान किस प्रकार, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। निर्णयन में, डिसीजन में आपके प्रकार और मॉडल, ठीक है, कि आपके डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसके बारे में आपको अभ्यास करना है। ये आता है फिर मेटा संज्ञान, जो पूछ रहे थे वो पहले तक, इस बार शायद उन्होंने नहीं पूछा है। मेटा संज्ञान क्या होता है आपका, कॉग्निशन के ऊपर का, मेटा कॉग्निशन के बारे में, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए कॉग्निशन क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है मेटा कॉग्निशन, मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान तथा मेटा संज्ञानात्मक नियमन, 3-4 चीज़ें होती हैं, उसको बस पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा इसमें मत समय गवाइए। PYQ से आप कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए आपका आता है फिर बुद्धि, बुद्धि 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 के अंदर आपको पढ़ना है स्पीयरमैन के बारे में। स्पीयरमैन ने क्या किया, थर्स्टन ने क्या किया, जेनसन ने क्या किया, केटल ने क्या किया, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गोलमैन, दास, कार, परिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने कौन कौन सी बातें की बुद्धि के बारे में, वो आपको बताना है। इसमें एक और का नाम नहीं दिया यहाँ पे, किसका, आई थिंक थॉर्नडाइक का, या किसी एक का तो भी नाम नहीं दिया यहाँ पे। ओके, तो ये 10-12 लोग हैं जिनके बारे में पढ़ना है आपको बुद्धि के अंदर। इन्होंने क्या क्या बताया, केवल उतना पढ़ लेंगे आप तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन और भी आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिव, ये और ये जो है मोस्ट IMP है इस यूनिट का, ठीक है। ये लिंक करता है आपके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच। हर बार सवाल पूछते हैं उठा पटक के, 21 में, 22 में, 23 में पूछा है, आगे भी पूछेंगे, ठीक है। इनके बीच संबंध क्या है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच, कब तक जाती है, कब नीचे हो जाती है, I और C के बीच क्या रिलेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बुद्धि और सृजनात्मकता के मध्य में क्या संबंध है। उसके बाद पढ़ना है आपको टॉरेंस, गैजे तथा जैक्सन, गुइफोर्ड, गिलफोर्ड, वेलेक और कॉगन, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध। ये आपको तो एकदम ऐसे अच्छे से करना है जैसे बहुत ही बढ़िया से आपको करना है ये, ठीक है। 100% आपको सवाल मिलता है यहाँ से, इन दोनों के बीच संबंध। सबसे लास्ट लाइन से ही जो है वो सवाल उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस बार तो पूछा था उन्होंने, आई गेस ये वेलेच और कॉगन के ऊपर से कुछ तो भी सवाल था बुद्धि के ऊपर, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी, ये थी आपकी यूनिट नंबर 6, ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है इतने ही डिटेलिंग के साथ, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कौन सी, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 आपने देख ली, अटेंशन वाली और बुद्धि और इंटेलिजेंस वाली। तो ये था आपका वीडियो, तो इसके माध्यम से आपने डिटेल में सिलेबस देख लिया है। तो किस किस प्रकार से आपको चीज़ें पढ़नी है, पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं 1 2 3 वाले, तो उनको जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 5 6 भी कवर कर लिया, जो कि 4th वीडियो है। और उसके बाद आएगी अब लास्ट वीडियो, यानी कि अंतिम वीडियो, जो क्या करेंगे हम, इसमें बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। लंबी वीडियो है थोड़ी सी, लेकिन कंप्लीट डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे उन वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस के लिए देखते रहिए चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पे आपके 7th 8th 9th इकाई यूनिट की, जो है आपका क्या, जो है आपका नेट का मनोविज्ञान का सिलेबस, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके उस प्लेलिस्ट से भी आप कंप्लीट सिलेबस जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। और लाइन से आप जाके देखिए हर यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी काम की चीज़ें हैं आपकी जो आपको पढ़नी है। नहीं देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होगी, वो क्या है, वो है आपका नुकसान। ठीक है, कि नहीं तो आप वो चीज़ें पढ़ते रहेंगे जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। एक बार वीडियो देख लेंगे शायद फ़ायदा हो। एग्ज़ाम में बैठेंगे 2023 जून के तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो देखने से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। और अगर आप जून 23 की या फिर दिसंबर 23 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा आपने अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जून और उसके सेशन के लिए, तो चैनल पे जो भी वीडियो है उसको डेमो वीडियो समझ के फटाक से इसमें ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो एग्ज़ाम है हिंदी माध्यम से इसको अच्छे तरीके से दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कितने लोग बैठ रहे हैं, 18,000 लोग बैठ रहे हैं, 13,000 लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और पास कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 500। ठीक है, 500 जो है नेट निकाल रहे हैं और 100-200 जो है वो आपके जीआरएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इतने टफ कंपटीशन में बाकी के जो 13 में से 500 मतलब बाकी के जो 12,000 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, समझ जाइए। ठीक है, ओके। तो आप इन 12,000 में शामिल मत होइए, आप आइए इन 500-100 में शामिल होने के लिए। तैयारी करिए, मेहनत स्टार्ट करिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर सही समय पे आप आ गए तो आपका जो है नेट सर्टिफिकेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।